हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या मतलब है इसका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 में एग्जिस्ट करता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 14 से लेके 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से बिल्कुल लास्ट में ये एग्जिस्ट करता है। तो मतलब क्या है इसका? देखो, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है हमें, तो फिर एक अधिकार और है जिसके तहत हम कार्रवाई करवा सकते हैं जिसने भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। ये वही अधिकार है। इस अधिकार के तहत हम कार्रवाई करवा सकते हैं जिसने भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है उसके प्रति। मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, हम गए कहने के लिए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो अगर सुनवाई नहीं हुई, इसका मतलब है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये वाला जो राइट है हमारा, ये एक्सप्लॉइट हो गया हमारा। समझ रहे हो? तो ये उस तरीके से काम में आता है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट है हमारे मौलिक अधिकारों का। तो इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा ऐसा राइट्स है जो एग्जिस्ट करेगा और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो बिल्कुल ख़त्म किए जाएंगे। आर्टिकल 19 पे और आर्टिकल 20 पे जो भी राइट्स हैं वो रहेंगे, बाकी सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब है कौन कौन से? तो राइट टू फ्रीडम के हैं इसमें, कि राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 और 20 के रहेंगे, बाकी सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम या तो हाई कोर्ट जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहीं और जाके हमारी सुनवाई नहीं होगी। जिला न्यायालय में कभी सुनवाई नहीं होती मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन के टाइम पे। 226 अधिनियम 226 के तहत कार्रवाई की जाएगी या फिर हमारी सुनी जाएगी बात। हाई कोर्ट अगर जाते हैं हम तब, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 32 के तहत हमारी सेम चीज़ अधिकारों को सुना जाएगा, या जो भी हमने उस पर कंप्लेंट किया है वो हमें सुना जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ और कि मौलिक अधिकारों को केवल लिख देना काफ़ी नहीं है कि हमने संविधान में लिख दिया मौलिक अधिकार, अब बस सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। ग्राउंड जीरो पे क्या होता है? ग्राउंड जीरो पे उसे लागू करना अच्छे से और उसे सुरक्षा प्रदान करना, ये दोनों ज़रूरी है। मौलिक अधिकार को अच्छे से लागू भी किया जाए और सुरक्षित रखा जाए, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि मैंने क्या बताया कि मौलिक अधिकारों के हनन के टाइम पे ये काम आता है, ये जो हमारा अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, तो वही चीज़ है कि हनन की स्थिति में न्याय दिलाने में ये काम आता है हमारे। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो अधिकार है ना, ये संविधान की आत्मा और हृदय का काम करता है। मतलब ये कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिकार है। अगर ये ना हो तो मौलिक अधिकार के होने या ना होने का कुछ मतलब बनता नहीं है। मौलिक अधिकार आपने दे ही दिया, कल को एक्सप्लॉइट हो गया, अब मेरे पास कुछ अधिकार ही नहीं है कि मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकता हूँ, तो क्या ही मतलब बनता है मौलिक अधिकार का? इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ ये हमें अधिकार देता है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं जिसने भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। अब कार्रवाई करवा सकते हैं तो इसके भी तरीके हैं। तरीके मतलब किस तरह का हनन हुआ है हमारे ऊपर, डिपेंड करता है कि किस तरह का हनन हुआ है हमारे ऊपर, उस तरीके को फॉलो किया जाएगा। अब हम लेके गए न्यायालय में कि भैया देखो हमारे ऐसे ऐसे हमारे राइट्स को वॉयलेट किया गया है, तो वो पूछेगी कि किसने वॉयलेट किया है और किस तरीके से वॉयलेट हुआ है, न्यायालय पूछेगा। अगर हम बोलेंगे कि ऐसे ऐसे तरीके से वॉयलेट हुआ है तो उस हिसाब से वो आदेश जारी करेगा। उस आदेश को कहते हैं रिट, कि जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है तो उस हनन को सुधार करने के लिए एक विशेष तरह का आदेश जारी किया जाता है। आदेश करने वाला एक पेपर पेन पे बाकायदा वो आदेश लिखा जाता है, मुंह से नहीं होता, तो उसको कहते हैं रिट। न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है। 5 तरह के कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या मतलब है इसका? कि न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है पहले, कहता है कि मेरे सामने उसको प्रस्तुत करो, मेरे सामने, मेरे समक्ष लाओ। अब न्यायालय को अगर लेके आए उसके सामने, न्यायालय को अगर लगा कि भैया ये आदमी जो था ना वो गैर कानूनी तौर से इसको गिरफ्तार किया गया था, मतलब कानून के तहत इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, या फिर जो भी रीज़न रहा होगा उसको गिरफ्तार करने का, वो कुछ बढ़िया रीज़न नहीं था, कि कुछ तरीके का रीज़न हो तो हम माने भी, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसे टाइम पे क्या करता है अदालत कि उसको छोड़ देता है। वो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको छोड़ देता है कि भैया तुम जाओ, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुंह से छोड़ देगा, वो एक आदेश जारी करता है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इस आदेश को जारी करके वो ये बताता है कि इस आदमी को छोड़ दो, जो गिरफ्तार कर रखा है इसको छोड़ दो, इसको गैर कानूनी या फिर अच्छे तरीके से तुमने इसको गिरफ्तार नहीं किया था, या फिर इसने कुछ जुल्मी नहीं किया था, तुमने फालतू में इसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो ये था। सेकंड क्या है, परमादेश। परमादेश का मतलब है परम आदेश। मेन जो आदेश होगा वो न्यायालय का ही होगा। देखते हैं कैसे, कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी का मतलब है कि कोई ऐसा अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जितने भी लोग हैं उन सब के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो कोई सार्वजनिक अधिकारी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके पास बहुत सारे राइट्स भी होते हैं, अधिकार भी होते हैं, तो अपने अधिकार का अगर गलत तरीके से यूज़ करके वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर देता है, तो ऐसे टाइम पे जिस आदमी का हनन हुआ है वो गया न्यायालय के पास। न्यायालय को उसने बोला कि भैया तुम्हारा जो ये अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, इसने मेरे मौलिक राइट्स को एक्सप्लॉइट किया है। तो ऐसे टाइम पे न्यायालय एक आदेश जारी करता है परमादेश नाम का। परमादेश नाम का ये जारी करके ये सुनिश्चित करता है न्यायालय कि आपके हनन जो हुआ है इसको उपचार किया जाएगा या फिर इसका सुधार किया जाएगा। ठीक है, निषेध आदेश। जब निचली अदालत, अब क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसका इलाज कर सकता है, बस निचली अदालत के पास राइट्स ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जब भी वॉयलेट होंगे तो उसके प्रति कुछ सुनवाई करे या फिर मुकदमा चलाए। लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी को तो पता नहीं होता, वो जाता है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय कहता है हाँ हम करेंगे आपका इलाज, हम करेंगे। तो इलाज करने के लिए बैठ गए वो। जब ही बैठे इतने में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से एक रिट जारी कर दिया जाता है कि रुको। निषेध आदेश नाम का एक रिट जारी कर दिया जाता है कि रुक जाओ, तुम जो मुकदमा चलाने के लिए बैठे हो या सुनवाई करने के लिए बैठे हो, इस रिट के जरिए उसको रोक दिया जाता है कि रुक जाओ, तुम्हारे अधिकार नहीं है कि तुम इस चीज़ को सुनवाई कर सको। मौलिक अधिकार के हनन के टाइम पे तुम सुनवाई कर सको, ये तुम्हारे अधिकार नहीं है। तो जो भी तुम मुकदमा चला रहे हो उस मुकदमे को ये रिट जारी करके रोक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, कि जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जिसका उसे कानूनी हक नहीं है। जस्ट सपोज एक ऐसा पद है जिसमें 12वीं पास आदमी चाहिए कम से कम। एक आदमी है जिसने 10वीं पास कर रखा है, अब गैर कानूनी रूप से उस आदमी को उस 12वीं पास वाले पद पर बिठा दिया गया। इसका मतलब है कानूनी हक तो उसको था नहीं उस पद पर बैठने का। वो आदमी उस पद पर बैठ के और कुछ अपने अधिकारों का यूज़ करके उसने किसी आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ऐसे टाइम पे न्यायालय क्या करेगा कि अधिकार परीक्षा नाम का एक रिट जारी करेगा और उस आदमी को जो कि गैर कानूनी तरीके से बैठा हुआ था उस पद पे, उसको उस पद पर कार्य करने से रोक देगा। ठीक है, कि भैया तुम नहीं काम कर सकते इस पद पे क्योंकि तुम गैर कानूनी रूप से बिठाए गए हो इस पद पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण रिट का क्या मतलब है, ये वाला और ये वाला थोड़ा सा सिमिलर है, समझना थोड़ा। इसमें क्या था कि न्यायालय बैठा ही था सुनवाई करने के लिए कि ऊपर से ऑर्डर आ गया निषेध आदेश का रिट जारी करके कि उसके बैठा ही था मुकदमा चलाने के लिए कि उसको रोक दिया गया। यहाँ पे बैठा भी है और उसने एक सुनवाई कर भी दी, आदेश जारी भी कर दिया कि भैया ये तुम्हारे हनन हुए थे, हमने इसका इलाज कर दिया ऐसे। तो इलाज हो गया है, उसके बाद न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि रुक जाओ, जो भी तुमने सुनवाई दी है उत्प्रेक्षण रिट जारी करके उसको रद्द कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया आपके राइट्स ही नहीं थे कि आप इस चीज़ की सुनवाई कर सको, और आपने सुनवाई भी कर दिया और आदेश भी जारी कर दिया, तो उस आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण रिट जारी करके उस आदेश को रोक दिया जाता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ न्यायालय हमारे अधिकारों का रक्षा नहीं करता या संरक्षण नहीं करता। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है या फिर सुरक्षा करती है। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये हमारे भारत में या फिर हमारे देश में जितनी भी अल्पसंख्यक जनजाति है उनके अधिकारों का वॉचडॉग का काम करता है, उनके अधिकारों को देखता है, जब भी वॉयलेट होता है तो ये आवाज़ उठाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, आप सब रूबरू हैं इस नाम से, कि जब भी महिलाओं के प्रति कुछ गलत होता है तो ये सामने आता है और ये अपना काम करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति भारत में जितने भी हैं उनके प्रति अगर कुछ हनन होता है, उनके प्रति अगर गलत होता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ये आयोग एक्टिव हो जाता है और ये अपना काम करता है जिसके लिए इसका गठन हो रखा है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सबने ही नाम सुना है लगभग इसका। तो ये 1993 में गठन हुआ था। क्यों गठन हुआ था? मानव के अधिकार जितने भी हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ये वॉचडॉग का काम करता है कि जहाँ पे भी कोई किसी आदमी के राइट्स को वायलेट किया जाता है ये एक्टिव हो जाता है और देखने जाता है कि क्या हो रहा है भैया, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ काम करता है इसका। ये 1993 में इसका गठन हुआ था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्या समझ नहीं आया। अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।